नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की मतगणना लगातार जारी। बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, विजय ने ब्लॉकबस्टर जीत दिलाई। केरल में कांग्रेस की हुई वापसी। चारधाम यात्रा और गर्मियों की छुट्टियों के चलते पर्यटकों को लेकर प्रशासन सजग। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर किए कड़े इंतजाम, लगाई गई विशेष चेक पोस्ट। ऊधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 105 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। चारधाम यात्रा का 16वां दिन। केदारनाथ जाने वाली हेली सेवा रोकी। -6 डिग्री में कर रहे दर्शन। 27.5 लाख हुआ रजिस्ट्रेशन। और केदारनाथ में बर्फबारी, नैनीताल में तेज बौछारें। चमोली में बिजली गिरने से 500 बकरियों की मौत। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। एक सीट फाल्ता पर 21 मई को फिर से वोटिंग होगी, यानी कि पुनर्मतदान होगा। शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली है। भाजपा 191 और टीएमसी 96 सीटों पर आगे चल रही है। अब तक भाजपा को 45%, टीएमसी को 42% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर काउंटिंग के दौरान राज्य में 4 जगह हिंसा और झड़प भी हुई। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस कैंप में तोड़फोड़, तो जमुरिया में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। कूच बिहार में सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। मोदी ने जहां पर झालमुड़ी खाई, उस इलाके में भाजपा 4 सीटों पर आगे है। ये सीटें झाड़ग्राम, बिनपुर, गोपी बल्लभपुर और नया ग्राम हैं। वहीं देहरादून में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर उस समय जश्न का माहौल देखने को मिला जब पार्टी ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत दर्ज की। जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, उत्सव मनाया और जमकर नारेबाजी की। पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है और पूरे कार्यालय परिसर में जश्न का माहौल बना हुआ है। भाजपा की इस जीत को लेकर कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन की नीतियों और नेतृत्व की सफलता बताया है। बंगाल और पुडुचेरी में मिली सफलता के बाद विभिन्न राज्यों में पार्टी समर्थकों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार किसानों के हितों की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर किसान यूरिया की कमी से बेहद परेशान है। उन्होंने भीषण गर्मी के बीच देश में बिजली व्यवस्था चरमराने का आरोप लगाया और आम जनता की समस्याओं को उजागर किया है। प्रदेश में मंगलौर में जिला हरिद्वार बहुत बुरा हाल है यूरिया और डीएपी की सप्लाई को लेकर। पूरे मुल्क में हाहाकार मचा है। हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी वो चुनाव लड़ने में बिजी हैं, सरकारें बनाने और सरकार गिराने में बिजी हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जो किसानों से जुड़ी हुई है, जो उनको खाद उपलब्ध कराना है, उससे दूर है। पहले तो 50 किलो का यूरिया का बैग था, उसको 40 का कर दिया, 45 का किया, फिर 45 से 40 का कर दिया। एक चोट तो किसानों को ये
करीब एक महीने से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सोमवार को काम पर वो लौट गईं। रामनगर में भी कार्यकर्त्रियों ने सरकार के द्वारा मांगे पूरी करने के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। ब्लॉक की अध्यक्ष दीपा थापा ने इस पर बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री से बातचीत में मानदेय बढ़ाने और बकाया भुगतान का भरोसा मिला है। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से मानदेय वृद्धि और कटौती समाप्त करने की बात कही गई है। आश्वासन से कार्यकर्त्रियों में खुशी की लहर है और उन्होंने काम शुरू भी कर दिया, लेकिन वादा पूरा न होने पर फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारी वार्तालाप सरकार पे हमारे मानदेय के ऊपर हुई है। कल हमारे 2 तारीख को हमारी बैठक थी सीएम सर से। सीएम सर ने हमें आश्वासन दिया है, हमने मानदेय से उनसे कहा गया कि 140 पे उन्होंने सहमति जताई है कि 140 रुपये पर डे का बढ़ाएंगे अपनी तरफ से, और हमसे ये भी आश्वासन दिया है कि 150 मतलब 150 रुपये की मांग हमने केंद्र को कर रखी है। केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है, केंद्र से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। उन्होंने हमें बिल्कुल पक्का आश्वासन दिया है, कोई झूठे वादे नहीं कर रहे हैं सर। ऊधम सिंह नगर पुलिस ने नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलभट्टा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर मोहम्मद आकिल नामक नशा तस्कर को 105 ग्राम स्मैक यानी कि हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही। एसएसपी अजय गणपति के अनुसार पिछले एक महीने में जिले में 55 मुकदमे दर्ज किए गए और 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि करीब 2.5 करोड़ रुपए की नशीली सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प के क्रम में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में पिछले एक महीने में जनपद उधम सिंह नगर में नशा तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, जिस अभियान के तहत कुल 55 एफआईआर लॉन्च हुए और 68 नशा तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसमें कुल 2.5 करोड़ से भी अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों की बरामदगी सुनिश्चित की गई, जिसमें 581 किलोग्राम गांजा, 1 किलोग्राम चरस, 715 ग्राम स्मैक तथा नशीले इंजेक्शन और नशीले गोलियों का समावेश है। इस कार्रवाई के बाद अगले चरण में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत तथा पिट एंड डीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा जो अपराधी नशे के कारोबार में लिप्त है उनके संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। चारधाम यात्रा और गर्मियों की छुट्टियों के चलते देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश, सत्यनारायण और कुठाल गेट जैसे प्रमुख रास्तों पर विशेष चेकपोस्ट और इन्फोर्समेंट स्क्वाड तैनात किए गए हैं। साथ ही एएनपीआर कैमरों और इंटरसेप्टर वाहनों की मदद से ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव और मोबाइल फोन के उपयोग जैसे यातायात नियम उल्लंघनों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। वीकेंड पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए मसूरी के रास्ते पर बाइक स्क्वाड भी तैनात किए गए, जबकि कॉमर्शियल उपयोग में लाई जा रही निजी गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वीकेंड्स के लिए भी चूंकि यात्रा है और इसके साथ ही फिर अभी स्कूल्स भी ऑफ होने वाले हैं, गर्मियां भी हैं, तो टूरिस्ट का इनफ्लो जो है वो देहरादून और ऋषिकेश में बहुत बढ़ गया है। और ऋषिकेश में तो हमारा रेगुलर दल है ही, इसके साथ ही हमारी जो चेक पोस्ट है, एक विशेष चेक पोस्ट भी हमने सत्यनारायण में लगाई हुई है। और साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में भी हमारा एक दल हम डेप्यूट कर रहे हैं। नाइट के लिए तो किया ही है, तो डे आवर्स के लिए भी हमारा कोशिश रहेगा कि वहाँ पर भी हमारा एक एनफोर्समेंट स्क्वाड रहे हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में, जिससे कि अगर जो उस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे प्राइवेट व्हीकल्स अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए चलते हैं, तो उन पर हम कंट्रोल कर सकें।
जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर खुलासा किया है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जहर देकर मौत के घाट उतारा और फिर शव को नहर में फेंका था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शव की तलाश अभी भी लगातार जारी है। में 2024 को कोतवाली ITI में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादिनी चंद्रवती पत्नी राम प्रसाद इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनका बेटा, जिनका नाम कुलवंत सिंह है, ये 25 अप्रैल से मिसिंग है। उस कंप्लेंट के आधार पे तुरंत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी। मृतक के पत्नी से भी पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान ये पता चला कि 25 अप्रैल को ही पत्नी और पति दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। कड़ाई से पूछताछ करने पर पत्नी ने ये पुलिस के सामने कबूला है कि उसने अपने प्रेमी, जिसका नाम कपिल मौर्य उर्फ राहुल मौर्य, जो निवासी मसवासी, इसके साथ मिलकर अपने पति को शराब के माध्यम से जहर देकर उसकी हत्या कर दी है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अल्टो कार से उसके शव को तुमड़िया डैम से निकलने वाले बड़ी नहर में NH 74 बाईपास पुल से फेंक दिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी प्रभारी का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं से संवाद करके जमीनी फीडबैक लिया जाएगा। कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला के अनुसार प्रभारी पहले तराई, देहरादून, मसूरी और हरिद्वार का दौरा कर चुके हैं। अब श्रीनगर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में कार्यक्रम होंगे। बद्रीनाथ में दर्शन भी प्रस्तावित है। दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी इसे चुनाव से पहले अहम मान रही है। प्रभारी जी आ रहे, हम स्वागत करते हैं। इससे पहले आपने देखा उन तराई का दौरा भी किया, देहरादून, मसूरी का भी किया है, हरिद्वार में भी आए हो और अब उनकी इच्छा है कि हम श्रीनगर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी पूरे क्षेत्र में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वहाँ का फीडबैक लेंगे कि पार्टी चुनावी वर्ष है ये, तो उसमें कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, क्या वहाँ जमीनी स्तर पे क्या, तो जो हाई कमान होता है वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की बात सुन करके और उस पर निर्णय लेते हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और उसको लेकर के जो 10 तारीख को बद्रीनाथ में आ रहे हैं, 9 तारीख को आएंगे और 10 तारीख को भगवान नारायण के भी दर्शन करेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। चारधाम यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने यह दावा किया कि यात्रा पूरे सही तरीके से गतिमान है और कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता का ये कहना है कि पर्यटकों और आवागमन में बढ़ोतरी के बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार किया गया, साथ ही जगह जगह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। उन्होंने यात्रा को लेकर विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार का ये प्रयास है कि दिव्य और भव्य चारधाम यात्रा संपन्न हो और जहां भी कोई कमी होगी उसे तुरंत पूरा किया जाएगा और इस यात्रा में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए, चारधाम यात्रा सफलतम चारधाम यात्रा है। कहीं पर भी कोई अव्यवस्था नहीं है। जहां पर कुछ कमियां हैं तो सरकार उसको तुरंत उसको पूरा करने का काम भी कर रही है, क्योंकि पर्यटन भी बढ़ा है और आवागमन भी बढ़ा है, व्यवस्थाओं में भी सुधार हुआ है और जगह जगह पर हर चीज की सुविधा सरकार ने करने का काम किया है। जो लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप है, निराधार आरोप है। और चारधाम यात्रा में सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और किसी बात की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित भी कर रखा है।
देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल एक पत्र ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रेस वार्ता करके विधायक ने इस पत्र को पूरे तरीके से फर्जी और विपक्ष की साजिश करार दिया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री को कोई शिकायत नहीं भेजी गई। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और पत्र की सच्चाई पर सवाल उठाए हैं। पार्टी में बातचीत हुई होता है कि भाई आदमी नाराज है, पार्टी के लोगों ने आके उनको मना लिया हो, ये हो सकता है। धामी जी ने कह दिया हो कि तुम पर लगाए गए ये आरोप और तुम पर लगाई गई ये जांचें हम शिथिल कर रहे हैं। हमने तो मोदी राज में ये भी देख लिया कि एक राज्यसभा का एमपी उसी कंपनी पर जो है शिकंजा कसा जाता है, वो बीजेपी में शामिल होता है और शिकंजा ढीला कर दिया जाता है। तो ये भी देखा हमने। तो राजनीति में ये बात तो उनको पूछनी चाहिए आप लोगों को कि भाई आप शिथिल कैसे हुए, पहले जो आप बिल्कुल स्टैंड कर रहे थे आप शिथिल कैसे हुए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं आज भी अपनी बात पे खड़ा हूं कि इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि ये पत्र की वास्तविकता क्या है। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जानकारी दे रहे हैं लखनऊ में, सुनाएंगे। जो तार खींचने से जो खेती प्रभावित होती है, जो खेत प्रभावित होते हैं, उसमें लैंड वैल्यू का जो जमीन की कीमत है उसका 30% देने का प्रस्ताव आज हम लोगों ने माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष ले गए थे और उसको माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इस प्रकार जो 765 की, 400 की, 220 और 132 केवी की जो लाइनें बनती हैं, उनमें जो किसानों को जो मुआवजा मिलता है उसमें 21% से लेकर के 33% तक की अनुमानित वृद्धि होने की संभावना है। मतलब किसानों को ज़्यादा फायदा इसमें होगा। दूसरा प्रस्ताव ये था कि हमारे प्रदेश में और देश में रिन्यूएबल एनर्जी का व्याप बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ग्लोबल वार्मिंग के दृष्टि से और हरित ऊर्जा उत्पन्न करने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश इसमें बहुत ही ऐतिहासिक कार्य कर रहा है। उसी दिशा में कार्य करते हुए जालौन में एक 500 मेगावाट की क्षमता का सोलर प्लांट लगाने के लिए सब प्रक्रिया हो गई है, जमीन भी दी जा चुकी है और उसको लगाने के लिए हमारा उत्तर प्रदेश जो उत्पादन निगम है, उत्तर प्रदेश राज्य का UPRVUNL जो बोलते हैं, उसका और कोल भारत सरकार का जो उपक्रम है कोल इंडिया लिमिटेड, उनके साथ हम लोग एक ज्वाइंट वेंचर बना करके 500 मेगावाट की सोलर क्षमता हम लोग वहाँ जालौन में विकसित करेंगे। इसमें इस ज्वाइंट वेंचर में 49% हिस्सा राज्य सरकार का अर्थात हमारे उत्पादन निगम का होगा और 51% हिस्सा जो है कोल इंडिया लिमिटेड का होगा। इसकी जो भी शेयर कैपिटल होगी वो उसी अनुपात में हम लोग देंगे। 20% इक्विटी होगी, 80% लगभग लोन से ये किया जाएगा। इसकी इनिशियल अथराइज्ड कैपिटल जो है इस ज्वाइंट वेंचर की लगभग 10 करोड़ रुपए होगी और इनिशियल पेडअप कैपिटल जो है वो लगभग 10 लाख रुपया की होगी। 51-49 के अनुपात में इसका हम लोग भुगतान करेंगे। ये दूसरा प्रस्ताव था। तीसरा एक प्रस्ताव था कि नोएडा क्षेत्र में और यमुना जो प्राधिकरण है, यमुना इंडस्ट्रियल प्राधिकरण जो है, उस क्षेत्र में कई नए उद्योग और खास करके आधुनिक उद्योग कई लगते जा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काम बढ़ रहा है, वहाँ क्लस्टर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का। उसी प्रकार मेडिकल डिवाइस का पार्क आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, डेटा सेंटर आ रहा है और अन्य भी औद्योगिकरण उस क्षेत्र में काफ़ी हो रहा है। तो उस दृष्टि से वहाँ विद्युत पारेषण की, विद्युत ट्रांसमिशन की बहुत अच्छी व्यवस्था करना आवश्यक हुआ है। इसी दृष्टि से वहाँ
400 केवीए का 400/220 केवीए का 500 MVA के 3 ट्रांसफार्मर उपकेंद्र सहित हमारा एक नया पावर स्टेशन बनाने का प्रस्ताव था, जिसपे कुल 653 करोड़ रुपए की लागत आएगी और उसको माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। और इसके होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा विशेष रूप से और यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाले नए उद्योगों, विशेषकर जो डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो क्लस्टर उधर बन रहा है, उनको बेहतर बिजली सुविधा मिलने में मदद होगी, आसानी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तत्काल शुरू होगी। बस ये माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दिया और उसके बाद अब जो भी लाइनें बनेंगी उस पे ये। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।